हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूं कि आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं। ठीक है, अभी आपके एग्जाम जो है वो 15 फैब से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के 15 फैब से हैं जो मेन उनका एग्जाम है और किन्हीं बच्चों के जो अलग अलग डेट्स पर हैं। तो आपकी जो लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी होने वाली है आपके एग्जाम्स को लेकर के, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, वो क्या होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, मेन अपने जो फोकस्ड एग्जाम होंगे उनके साथ साथ में हम अदर जो हमारे सब्जेक्ट है उनको भी कैसे हम साथ लेते हुए चलेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये दी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी आप लोगों के लिए, तो इनको जरूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। राइट, तो देखो अभी क्या है कि हमारा मेन फोकस जो है वो हमारे इन दो एग्जाम्स पर है। किन किन पर? एक हमारा हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया। हिंदी का एग्जाम आपका 19 फेब को है और इंग्लिश का एग्जाम आपका 22 फेब को है। राइट है, क्लियर है। तो अभी इन दो मेन जो हमारे सब्जेक्ट हैं इन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। राइट, क्योंकि हमारे ये जो है पहले हैं और इनके बाद भी फिर हमारे अदर सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे। अब जो हमारा मेन फोकस है वो इन पर रहेगा। तो इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है कि अभी आपका बहुत ही कम दिन, मुश्किल से आपके 8 या 9 दिन रह गए हैं। अब उन 8-9 दिन में या फिर आपके जो एग्जाम डे तक आपकी जो सुबह वाली भी स्ट्रेटेजी होने वाली है वो भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अब इस 19 फैब को 22 फैब को जो आपका एग्जाम है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। उसकी स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस टाइम जो है आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस टाइम आपको प्रैक्टिस करनी है। किस पर? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने मेन फोकस एग्जाम पर, हिंदी और इंग्लिश पर। तो इसके लिए आपको कम से कम भी आपको 6 से 8 घंटे देने होंगे। कितने का? मैंने 6 to 8 आवर्स देने होंगे। देखो बच्चा, इससे कम अगर आप करते हो ना तो कहीं ना कहीं वो आप अपने लिए गलत कर रहे हो, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। तो इस क्रूशियल टाइम को आपको इधर उधर अपना वेस्ट नहीं करना है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी स्टडी पर ही इसको कंज्यूम करना है। तो ये 6 to 8 आवर्स है, इसमें हम इसको कैसे फॉर्मेट में चेंज करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये जो आपका जो हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, क्या चीज उसमें पूछी जा रही है। तो इसमें आप अपने लेटर्स वगैरह हो गए हैं ना, कि लेटर्स को किस तरह लिखना है, तो वो सभी तरीके के जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होगा वो आपको इसमें जानना है। जानने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको जो आपके जो लेसन्स होते हैं, बड़े बड़े लेसन्स होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको उनको क्या करना है, पूरा पूरा पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो आपको अभी स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है कि लेसन की बस आपको क्या करनी है, समरी पढ़कर जानी है ना। तो उस समरी को पढ़ करके आपको एक तरह से जो आपने चैप्टर पहले पढ़ चुके हो ना, तो जब आप समरी पढ़ोगे, दोबारा से रिवाइज करोगे, तो वो सारा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है। रिकॉल करने के बाद उसके जो चैप्टर के कीवर्ड्स होते हैं बच्चे, ये गलती मत कीजिएगा कि आप बहुत बच्चे लाइटली लेते हैं इस चीज को कि कीवर्ड्स को साइड कर देते हैं, यार छोड़ो ना, इसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन सीबीएसई अब ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता है, जो आपके बॉक्सेस में जो आपके जो फैक्ट्स होते दिए होते हैं या कीवर्ड्स दिए होते हैं, तो वहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम करती है सीबीएसई। इसलिए आप उनको हल्के में मत लीजिएगा, आप इनके कीवर्ड्स को भी आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम जो है ना वो अपने लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, बस लर्न करना, पढ़ना, यही सब कर रहे हो ना। झूठ तो नहीं कह रही हूं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए अगर आप यही कर रहे हो। तो क्या करना है आपको, जो बच्चे जो है अभी लर्निंग पर फोकस कर रहे हो, रिटर्न पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको वहां पर ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका अगर मान लो हिंदी में आपको कोई पैराग्राफ आया या आपको बहुत बड़े बड़े उसमें आंसर्स करने होते हैं, तो कैसे लिखोगे, क्योंकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी आप भूल चुके हो, तो राइटिंग तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो अभी अपना क्या करना है, जब भी आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर चुके हैं, मान लो आपने एक क्वेश्चन को, आपने एक चैप्टर पूरा अपने समरी रिवाइज कर ली, उसके कीवर्ड्स देख लिए, सब कुछ आपने फिनिश कर लिया एक चैप्टर को, तो उस चैप्टर में आपको क्या करने हैं, उस चैप्टर के आपके रिटर्न जो आपका एक कंटेंट होगा कि आपको जो लिखना है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो आप उसको लिख कर देखिए, है ना। मैंने क्या कहा, लिख कर देखिए। इसके दो बड़े फायदे हैं, एक तो ये कि आपकी राइटिंग जो है उसकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, सेकंड ये कि आपकी हैंडराइटिंग जो होगी ना वो भी अच्छी हो जाएगी। तो एकदम से गंदी सी हैंडराइटिंग लेकर जाओगे तो भाई अब वहां पर आपको ये आप मानकर चलिए कि एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, कौन सी राइटिंग में लिखी है, उर्दू लिखी है, कौन सी लिखी है, नहीं समझ में आएगा तो वो काटापीटी कर देगा और आपके मार्क्स गए। तो आपको क्या करना है, दो फायदे हो गए राइटिंग के, एक तो ये कि राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी अपने क्वेश्चंस को आप सबमिट कर पाओगे, और दूसरा ये होगा कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। अब इस 6 to 8 आवर्स में हमें कैसे, ये सब कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है मैम, ये तो मान लीजिए आपने फॉर्मेट बता दिया। अब इसके अलावा आपको क्या करना है बच्चे, कम से कम मैं बता रही हूं, कम से कम आपको 2 PYQs
ठीक है, कम से कम डेली आपको 2 PYQs और 2 आपको सैंपल पेपर, 2 क्या करने हैं आपको, सैंपल पेपर, ये दो लगाने हैं। और इन दो लगाने के बाद जो भी आप उसके आंसर्स लिखोगे ना, आप उसको बच्चे लिख करके आप उसको याद करना है, लिख करके आपकी उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो लिखने के बाद एक तो ये होगा कि राइटिंग का मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, दूसरा ये होगा कि जब आप लिख करके आप उसको लर्न करते हैं तो बच्चे वो ज्यादा रिटेन रहता है हमारे दिमाग के अंदर, है ना, वो ज्यादा हम उसको इजिली रिकॉल कर पाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सैंपल पेपर और आपको PYQs लगाने, कम से कम भी 2-2। तो इन 6 से 8 घंटे में आपको ये पूरा का पूरा और उसके ऊपर ये। अब बारी आती है कि मैम हमने इतना कर लिया है, अभी भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, हम अपने दूसरे अदर सब्जेक्ट की। तो बच्चे इनके साथ में आपको ये जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, जिसमें जो आपका मेन फोकस है, क्योंकि इनके एग्जाम पहले हैं, अब इनके साथ में जो आपको इनमें से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, जिसकी प्रिपरेशन अभी तक आपने नहीं की है या आपने थोड़ी की है या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसको उठा लीजिए। उनके साथ में कह रही हूं। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि देखो बच्चे, आपने हिंदी और इंग्लिश फोकस कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए तो आपको टाइम निकालना ही निकालना है। लेकिन अचानक से जब ये दोनों एग्जाम खत्म हो जाएंगे और मान लो जो आपका पेपर आने वाला है उसकी आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, फिर क्या करोगे। तो आपको इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा लेना है उसके साथ में जो आपको डिफिकल्ट लगता है। फॉर एग्जांपल कि मैडम हमारी ज्योग्राफी की तैयारी नहीं हुई है, ज्योग्राफी हमें मुश्किल लगती है, ज्योग्राफी को ले लो उनके साथ में। तो क्या करना है आपको, इनके साथ में आपको जियो को भी लेना है, ज्योग्राफी को लेना है। और ज्योग्राफी के लिए आपको कम से कम भी 2 से 3 घंटे तो निकालने होंगे, ठीक है, 2 से 3 घंटे निकालने होंगे। कहने का मतलब ये जो 6 से 8 घंटे हैं, तो इसके बाद आपको 2 से 3 घंटे आपको अपनी जियोग्राफी के लिए निकालने हैं। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। क्लियर है। अब उसके लिए मैडम आप इतने सारे जो आपके आवर्स आपने बताए 6 to 8 आवर्स और ऊपर से 3 आपने 2-3 घंटे और बता दिए हैं, मैम इतना कैसे पढ़े बच्चे, यू हैव टू डू, आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके लिए जियो के लिए क्या करना है आपको क्या करने हैं, आपको इसके लिए सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने किसी चैप्टर को समझना है तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा 1 शॉट में आपको दिया होगा, तो आप उसको 2x की स्पीड पर, 1.5 की x की स्पीड पर आप उसको देखकर चले जाइए, आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा। फिर आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। देखो कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बताई है मैंने आपको। क्या करना है, कोई भी चैप्टर उठा लो जियो का, मान लो चैप्टर 1 उठा लिया आपने, चैप्टर 1 को क्या करना है, आपने ऑनलाइन जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो, तो आपने उसके 1 शॉट्स देख लिए, बहुत जल्दी देख लिए, आपको समझ में आ गया इस चैप्टर में ये कहना चाह रहा है, फिर आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, उस चैप्टर की पर्टिकुलर उस चैप्टर के क्वेश्चन की, चाहे वो एमसीक्यूज है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या फिर लॉन्ग आंसर्स है, मैप है, कुछ भी है, आप उस पर्टिकुलर एक चैप्टर को इनके साथ लेकर चलोगे ना, डेफिनेटली कह रही हूँ बच्चे, जब भी आपका एग्जाम आएगा जियो का, तब तक आपकी इतनी रिवीजन हो चुकी होगी, इतना आप कंसेप्ट क्लियर कर चुके होगे कि आपको फिर बर्डन ही नहीं लगेगा और लर्न भी होता चला जाएगा, क्योंकि इनके साथ आप वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं जो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। क्लियर है। तो आई थिंक ये आपको सारी चीजें जो है ना, वो सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है। अब जैसे मान लो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, अब आपको इनको क्या करना है, ऑनलाइन देखना है। तो ऑनलाइन देखने के लिए आप क्या करोगे, ऑनलाइन देखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको हिमायतीज अड्डा 24/7 चैनल पर जाना है। यहाँ पर आपको सारी हिस्ट्री क्या, पॉलिटी क्या, इंग्लिश क्या, हिंदी क्या, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए आपके आदित्य भैया, हिस्ट्री मैं पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस आपको मोइन सर पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपको सारी ज्योग्राफी की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी यहाँ पर आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करना है कि हमें कौन से अपने 1 शॉट्स देखने हैं। तो 1 शॉट देखने के लिए आपको क्या करना है, सारे, ये देखिए ज्योग्राफी की मिल गई ना, तो आप जाकर यहाँ पर सर के सारे वीडियोस देख जाइए, आपके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर क्लियर हो गई हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटजी जो है वो कैसी लगी, और मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम कीजिएगा और बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। डेफिनेटली जो आपने पूरे साल तैयारी की है ना, बस अपनी उस तैयारी पर, मेहनत पर विश्वास रखिए। डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोथ एग्जाम, बोर्ड हो या CUT हो। ऑल द वेरी बेस्ट।